तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, मैं फिर से छोटा सा रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला जब अपरेंट एक्सपेंशन की बात कर रहे होते हैं तो अब हम लोग लिक्विड के एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, छोटा सा रिकैप कर देता हूँ आप लोगों को। लिक्विड एक्सपेंशन की बात करेंगे क्योंकि लिक्विड के पास शेप नहीं होता, एरिया नहीं होता, तो इसमें हम लोग एरियल एक्सपेंशन को नहीं पढ़ेंगे। एरियल एक्सपेंशन हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। इसमें कोई लेंथ नहीं होती, इसलिए हम लोग लीनियर एक्सपेंशन भी नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है, इसलिए हम लोग इसमें सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ेंगे। एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, इसमें एक अपैरेंट एक्सपेंशन होता है और दूसरा आपका कौन सा होता है, एक अपैरेंट होता है, दूसरा आपका रियल होता है। अपैरेंट में क्या होता है कि आपका एक कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर में लिक्विड होगा, आप लिक्विड को गर्म करेंगे, तो क्या होगा, कंटेनर गर्म होगा, कंटेनर गर्म होने की वजह से क्या होगा, कंटेनर भी एक्सपैंड कर जाएगा और लिक्विड भी थोड़ा एक्सपैंड करेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि कंटेनर बड़ा हुआ है तो कुछ पानी यहाँ भी आ जाएगा, कंटेनर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो कुछ पानी यहाँ आ जाएगा, तो अल्टीमेटली लिक्विड आपको या तो राइज होते हुए दिखाई ही नहीं देगा या फिर रेज थोड़ा कम होगा, फॉल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक छोटा बर्तन ले लो और एक बड़ा बर्तन ले लो, इसमें पानी डालोगे तो यहां तक आएगा, इसमें पानी डालोगे तो यहां तक आएगा। यही रीजन होता है, पहले वो ऐसा होता है, हीट होने का एक्सपैंड होकर वैसा हो जाता है, इसलिए पानी का लेवल गिर जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारा जो अपरेंट एक्सपेंशन है किस चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द लिक्विड पे, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंटेनर पे, आपका इनिशियल वॉल्यूम पे और लास्ट चेंज इन टेम्परेचर पे। चलो आगे देखते हैं। तो जब भी आप अपरेंट एक्सपेंशन के बारे में बात करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही अपरेंट एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, V2, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, कंटेनर को नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हमें वॉल्यूम को ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड को, तो ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, अब देख लो रियल और एब्सोल्यूट में, क्या होगा, रियल और एब्सोल्यूट में हम बोलेंगे कि ठीक है हमारा ऐसा कंटेनर है जो एक्सपैंड ही नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिक्विड है, आपने गर्म किया, हम यहाँ पे ये हमारा एक्सपैंड होना चाहिए था, बट हमने इसको इस तरह से बनाया कि हमारा कंटेनर एक्सपैंड ही नहीं हुआ। अब कंटेनर का एक्सपैंड नहीं होगा तो क्या होगा, लिक्विड का लेवल यहाँ पे राइज कर जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप when the liquid is heated in a container, the real change in the volume of the liquid is called the real or absolute expansion। मतलब only for the liquid के वॉल्यूम में क्या चेंज आया उसी के बारे में बात करेंगे तो वो रियल एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर लिक्विड प्लस कंटेनर की बात करेंगे तो आपका वो अपरेंट एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, क्योंकि रियल एक्सपेंशन में आपको तो कंटेनर से कोई मतलब भी नहीं है, तो ये सिर्फ तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, नेचर पे, इनिशियल वॉल्यूम पे और चेंज इन टेम्परेचर पे। तो उसको भी लिख, अब इसमें भी हमें फॉर्मूला वही रहेगा, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। इसका आंसर बताओ, देख लेते हैं। इसका आंसर बताओ, आंसर डी, वेरी गुड। इसका आंसर बताओ, वेरी गुड। अब कंपैरिजन देख लेते तीनों का। ठीक है, मतलब आपको लिक्विड और सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है, आप देखिए कि यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि सॉलिड के केस में आपने देखा यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको समझ में आया कि सॉलिड के केस में जो एक्सपेंशन होता है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है। मतलब अगर ऐसे करके एक्सपैंड कर रहे हैं तो बराबर बराबर सब जगह से एक्सपैंड होता है, लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता। डिफरेंट पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल एक्सपैंड एट डिफरेंट रेट्स। मतलब अगर ये कंटेनर है तो हो सकता है कि इधर में थोड़ी ज्यादा हीट पहुंच रही होगी, यहाँ पे ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कम एक्सपेंड होगा, ऐसे ऐसे कहानी चलती है। अब देखो, सॉलिड्स के अंदर में लीनियर होता है, सुपरफिशियल होता है और वॉल्यूम होता है, जबकि लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम होता है। लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स है वो
सॉलिड से बहुत ज्यादा होता है, एक्सेस होता है। ठीक है, मतलब लिक्विड जो होता है सॉलिड की कंपेरिजन में बहुत ज्यादा एक्सपैंड होता है। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, एक ये वैल्यू हमेशा याद रखना, ये वाला फॉर्मूला देख लो कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है उसे मैंने बताया है, बट फिर भी देख लो यहाँ पे ऐसा करके एक रिलेशन था, मैंने लास्ट क्लास में पूरी स्केल लिखवाई थी। ठीक है, अगर वो लिखी हुई तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर आप किसी लिक्विड को कंटेनर में लेकर के हीट करते हो, अगर कंटेनर में लेकर के हीट करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अनऑक्युपाइड वॉल्यूम है, ये मेरा कंटेनर है, ये मेरा लिक्विड है, इसके ऊपर का जो अनऑक्युपाइड वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं VC इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, VL इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, तो हमारी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करेगी। हम्म, चलो आगे देखते हैं। डेंसिटी के टर्म्स में अगर पूछा जाए व्हाट इज द वेरिएशन इन डेंसिटीज, तो हमने इसका पहले से डेरिवेशन कर लिया है, बस उसी को आप लोगों को वापस से यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपने पहले से डेंसिटी का किया था ना, D2 माइनस D1 अपॉन D2, D2 माइनस D1, तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पे रो के टर्म्स में लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। इसका वैल्यू बताओ। लगभग एक चैप्टर खत्म हो गया, अभी 2 PPT और बचेगी, उसमें तगड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें। स्टीफेंस लॉ, वेन्स लॉ वगैरह वगैरह, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ठीक है, वो सब पढ़ना पड़ेगा। ये सब एक्चुअल में थोड़ा बेसिक्स आ जाते हैं तो करना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ, इसका आंसर बताओ। हम्म, इसका आंसर बताओ। वेरी गुड, उसका आंसर पी। वेरी गुड। अब एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में क्या होता है समझते हैं बात। देखो, वाटर क्या होता है, जनरली एक्सपैंड करता है, मतलब कोई भी चीज, वाटर को गोली मारो, कोई भी चीज जो होती है वो क्या होती है, अगर आप उसको हीट करोगे तो वो क्या होगी, एक्सपैंड करेगी। वाटर जो होता है जनरली क्या होता है, कोई भी चीज को अगर हम हीट करेंगे तो हम एक्सपैंड होते हुए देख सकते हैं, एक्सपैंड होता है। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है, वाटर के केस में क्या होता है कि अगर आप -0 डिग्री से, आप 0 डिग्री से 4 डिग्री तक अगर वाटर को हीट करते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एनोनिमस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर। जहां सबको एक्सपैंड करना चाहिए था, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं बात को, देखो। और एक ये इंपॉर्टेंट आपको पता ही है, अगर एक्सपैंड होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अब देखो, मान लेते हैं यहाँ पे देख लो, मैंने क्या बताया आपको, देखो, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फिर उसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आपको, अगर ये वॉल्यूम होगा, ये टाइम का होगा, तो क्या होगा, ये अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक ये ऐसे करके घटेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम होने के बाद फिर जब उसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ते जाएगा, इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसे देखो, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द वाटर कब होता है, तो आप बोलोगे 4 डिग्री सेल्सियस पे। आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, तो आप बोलोगे 4 डिग्री सेल्सियस पे, और कुछ भी इसमें खास है नहीं। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे एक आसान सा कॉज दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक आसान सा कॉज दिया हुआ है कि देख लेते हैं। यहाँ पे कॉज में ये दिया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मतलब जो मुझे मिला वो, मैं उसके हिसाब से क्या है कि वाटर जो होता है वो एक H2O मॉलिक्यूल से नहीं बना होता है, बल्कि वो H2O से, H2O होल 2 से और H2O होल 3 से बना हुआ होता है। और ये इनका डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है, मान लीजिए ये वाटर में 1 लीटर होगा, ये 2 लीटर होगा, ये 3 लीटर होगा, डिफरेंट प्रोपोर्शन में इसको मिलाया जाता है। इसी की वजह से वाटर जो होता है एनोमलस एक्सपेंशन दिखाता है।
अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ एनोमलस होता है क्या है, मतलब ऐसा हुआ है, ऊपर वाले ने अगर ऐसा कुछ बनाया है तो कोई ना कोई कारण से तो बनाया होगा, कोई ना कोई फायदा तो होना चाहिए था इस चीज का। तो आप बोलेंगे बिल्कुल होता है, दिखाता हूं मैं आपको। आप एक बात याद रखिएगा कि जब ठंडा का मौसम होता है, जब ठंडा का मौसम मौसम होता है, कोल्ड कंट्रीज यानी कि रशिया हो गया, यूएसए वगैरह हो गया, तो क्या होता है, लेक्स जो होती है वो जम जाती हैं। लेक्स जो होती है वो जम जाती है। अगर आप लोग सिक्किम वगैरह में आओगे तो यहाँ पे शो लामो लेक है, पैंगोंग लेक है, वगैरह वगैरह, ये सब बहुत ही हाइट पे होने की वजह से ये सारी की सारी जमी हुई है, बर्फ की बन जाती है इस टाइम पे। ठीक है, तो अब एक बात समझो, क्या ऐसा हो रहा है क्या कि अगर ये मेरी लेक है तो ये लेक पूरी यहाँ तक बर्फ बनी हुई है, यहाँ तक? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेक का सिर्फ ऊपर का सरफेस ही बर्फ बनता है, इसीलिए नीचे में मछली वगैरह भी पाई जाती है, फिश वगैरह पाई जाती है। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि ठीक है, विंटर में क्या होता है कि पॉन्ड्स लेक्स वगैरह जो होता है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ऊपर का साइड जो पोर्शन होता है वो जम जाता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब ये ऊपर वाला पोर्शन जम जाएगा तो क्या होगा, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जमने के बाद यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आइस आ गया, और आइस क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ से जो हीट मिल रही है ये यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, यहाँ पे जो ठंडक आ रही है वो यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, मतलब टेम्परेचर यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो ये पोर्शन तो बर्फ का जम गया, लेकिन इसके नीचे का जो पोर्शन है वो 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री तक मिल जाएगा। तो बेस पे आपको कितना टेम्परेचर मिलेगा, 4 डिग्री के आसपास मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम डेंसिटी हो गया। मैक्सिमम डेंसिटी मतलब ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट रिच वाटर हो जाता है, जिसकी वजह से सारे एक्वाटिक एनिमल्स यहाँ पे आराम से अपना जिंदगी बिता सकते हैं बिना बर्फ में जमे। आई थिंक ये चीज क्लियर है। आंसर, आंसर 4 डिग्री होगा ना, -4 थोड़ी ना, 4 डिग्री बोल रहा था मैं। अब हम लोग थोड़ा गैसेस का एक्सपेंशन देख लेते हैं। गैसेस का एक्सपेंशन तो कुछ खास है नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो गैसेस का भी तो वही प्रॉब्लम है जो लिक्विड का है। अब बोलेंगे कौन सा प्रॉब्लम, गैसेस के अंदर में भी देयर इज नो डेफिनेट शेप, देयर इज नो डेफिनेट साइज, जिसके वजह से उनके भी कोई एरियल एक्सपेंशन नहीं होगा, उनका कोई लीनियर एक्सपेंशन नहीं होगा। उनके अंदर में क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, जिसको अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मतलब गामा इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन v1 t2 माइनस t1, ये वाला एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर गैस को अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, उसमें भी एक्सपेंशन होगा। ठीक है, उसमें भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें दो चीज पढ़नी पड़ेगी अलग अलग से। क्या, एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले को हम अल्फा से डिनोट करेंगे और कांस्टेंट प्रेशर वाले को हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे। देख लो, इसको एक बार रीड करो, यहां से तक रीड करो, देखो कुछ भी अलग चीज समझ में अलग मिले तो मुझे बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी अलग से नहीं था, वही चीज है, अल्फा के बदले वीटी माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू टी। सिमिलरली इसका वही कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा। फिर प्रेशर कोफिशिएंट को एक बार पढ़ लो, देखो उसमें कोई अलग चीज पता चले तो मुझे बताना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फॉर्मूला सेम वगैरह का सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमसीक्यू बताओ, इसका आंसर बताओ। केल्विन इनवर्स होगा इसका आंसर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसको देख लेते हैं। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसको बहुत आसानी से समझिएगा मेरी बात को। मान लेते हैं कि एक बॉडी, ठीक है, ये एक बॉडी है, इसका मास कुछ भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने इस बॉडी में से एक, मान लेते 50 केजी की बॉडी है, 50 केजी की, तो मैंने इसमें से 1 केजी निकाल लिया। यहाँ पे कितना है ये, 1 केजी। क्या मैं इसको यूनिट मास बोल सकता हूँ? ऑफ कोर्स बोल सकता हूँ। मैंने देखा कि इसका टेम्परेचर इस वक्त 37 डिग्री सेल्सियस है। मैंने इसको हीट किया और इसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब इसमें मैंने कितनी हीट दी, मुझे कितनी हीट इसमें देनी पड़ी कि इसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री से बढ़ गया।
तो क्या कहेंगे, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास टू राइज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। आपको यहाँ पे गौर करना क्या है कि यहाँ पे यूनिट मास की बात कर रहा है, मतलब 1 केजी, 1 ग्राम, 1 पाउंड, 1 एलबीएस ऐसा होना चाहिए। पूरी बॉडी से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुछ ऐसे हमें पता चला बाद में जाकर के कि जो हीट आप देते हो that is directly proportional to mass of the body। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हीट लगेगी, ठीक है। फिर इसमें देखा गया कि टाइम पे भी ये हीट डिपेंड करती है। अगर ज्यादा देर तक गर्म करोगे तो ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा क्यों ना डॉट टी भी लगाते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला डेल्टा टी वाला जो है ये आपका टेम्परेचर चेंज है। मैं इस पे आने वाला था, गलती से मैंने टाइम की जगह लिख दिया, ठीक है। चलो मैं वापस से बता देता हूँ। टाइम पे भी डिपेंड करेगी, साथ साथ ये आपकी इस पे भी डिपेंड करेगी, किस चीज पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे। मतलब अगर मेरी एक बॉडी थी, इसका इनिशियल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था, आपने इसको क्या किया 38 डिग्री सेल्सियस पे लेकर के गए, तो आपने कितना चेंज किया, आपने 1 डिग्री चेंज किया, यानी कि T2 माइनस T1 कितना है 1 डिग्री। तो यहाँ पे हीट कम होगी। मान लेते हैं अगर एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर अभी 37 डिग्री सेल्सियस था, आपने इसको गर्म करके 100 डिग्री पे पहुंचा दिया, तो इसमें क्या होगा, T2 माइनस T1 की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी, बहुत ज्यादा आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसमें अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा होगी। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर डिफरेंस लेके जाओगे, उतनी ही ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। फिर हमें बोला गया कि ठीक है, Q इक्वल्स टू M, सॉरी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा टी, ये था। तो अब आप बोलोगे सर ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, हमें तो प्रोपोर्शनल में क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते, हमें इक्वल टू चाहिए होता है। तो मैंने बोला ठीक है, Q इक्वल्स टू आप M लिखो, डेल्टा टी लिखो, और यहाँ पे एक S लेके आओ। व्हाट इज दिस S? दिस S इज योर कांस्टेंट। व्हाट इज दिस S? दिस S इज योर कांस्टेंट। आप पूछेंगे सर कौन सा कांस्टेंट? इसको ही हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है कि ये मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, दिखाता हूं मैं आपको। अब देखो ये कन्वर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या दिया हुआ देखो, 1 कैलोरी और ग्राम पर डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो उसका मतलब क्या होगा 4186 जूल पर केजी केल्विन, या फिर कोई कोई क्वेश्चंस में आपको बोलेंगे आप सीधे 4200 ले लो, यानी कि 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 4200 जूल पर केजी केल्विन। एक काम करो, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब देखो ये जो यूनिट यहाँ पे आए ये कैसे है वो भी समझ लेते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा टी, वे डेल्टा टी इज द टेम्परेचर। तो आपको S का यूनिट निकालना है, यानी कि Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, और यहाँ पे S आ जाएगा। तो Q का यूनिट क्या है, Q का यूनिट है जूल, M का यूनिट क्या है kg, डेल्टा टी का यूनिट क्या है आपका केल्विन। सी को ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो सीजीएस में लिखेंगे तो क्या आएगा, जूल का कैलोरी, केजी का ग्राम, केल्विन का डिग्री सेल्सियस। देख लो मैच कर लो, आ गया। आई होप ये चीज क्लियर है, इसमें कुछ भी खास है नहीं, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग देख लेना, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो स्पेसिफिक हीट है किस किस पे डिपेंड करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी। मैंने आपको क्या बताया कि बॉडी 50 केजी की हो, 100 केजी की हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें किस चीज से लेना देना है, हमें इस चीज से लेना देना है कि ये ब्लॉक में से 1 केजी का मास निकालो, इसमें से 1 केजी का मास निकालो, मतलब यूनिट मास निकालो, और उस यूनिट मास का टेम्परेचर राइज करने में कितना लग रहा है उससे मतलब है। अभी 50 केजी और 100 केजी उससे कोई मतलब नहीं है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस। और दूसरी बात, ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। कॉपर के लिए अलग होगी, आयरन के लिए अलग होगी, कार्बन के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी, गोल्ड के लिए अलग होगी। तो आपको ये चीज कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसी चीज को लेकर के बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने एक चीज यहाँ पे और इंक्लूड कर दी, क्या, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट और एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। आप लोगों ने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा होगा। ये आर कभी कभी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बन जाता है, कभी कभी स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट बन जाता है। तो उसको अभी हम लोग कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट क्या होता है,
अगर आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को गैस के मास से डिवाइड कर दोगे तो जो आपको टर्म मिलेगा उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट क्या कहेंगे, जब भी किसी कांस्टेंट को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को मास ऑफ द गैस से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, और व्हाट इज, ये तो बता दिया मैंने, चलो ठीक है आगे देखते हैं। और जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है कैपिटल आर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो कैपिटल आर आपको दिखाई दे रहा है, ये हर गैस के लिए सेम होगा, किसी भी गैस के लिए सेम होगा, जबकि आर जो होगा स्मॉल आर वो उसकी वैल्यू एक गैस से दूसरे गैस पे चेंज होती है। ठीक है, क्यों होती है कि उसको आपको मास से डिवाइड करना है इसीलिए। चलो इसका आंसर बताओ, आंसर